वो कोरोना के टाइम पे ऐसा माहौल था कि हर जगह आपको मौत ही नज़र आती थी। फर्स्ट जो वेव थी उसमें बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए थे और उस वक्त जो है जो सांत्वना जो पुलिस ने दी, जो काम किए, जो घर घर जाके दवाइयाँ दी, खाना दिया, तो उससे एक ह्यूमैनिटेरियन टच लोगों ने पहचाना कि पुलिस में है। जैसे 11 से 4 बजे तक पेट्रोलिंग होती है, तो मेरे दोनों बेटे जो हैं वो जिस दिन पेट्रोलिंग होती थी पता नहीं क्या समझ में आता था उनको, तो मैं सुलाने की कोशिश करती थी जल्दी सो जाएं, तो वो जागते थे कि आज मम्मा ज़रूर पेट्रोलिंग पे जा रही होगी। तो वो बिल्कुल साथ बैठ के जाते थे कंबल में लिपट के, और सर्दियों में इतनी डेंस फोग होती थी। तो ऐसी एक सफल लेडी के पीछे भी एक सफलता दिलवाने वाला आदमी ही होता है, उसकी बैकबोन। अगर फलक को ज़िद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी ज़िद है अपना आशियाँ वही बनाने की। साथियों, आज हमारे साथ ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी छवि एक दबंग महिला अधिकारी के रूप में है, जो चुनौतियों से तो हेड ऑन होती रहती हैं, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, जिनके परिवार ने उनकी प्रतिभा को बचपन से ही पहचाना और फिर शुरू हो गया सफलता अर्जित करने का एक शानदार सफ़र। उनसे बातचीत से पहले देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातें। हरियाणा के भिवानी के लोहारू गांव की रहने वाली डॉक्टर राजश्री के दादाजी देवीराम ब्रिटिश सेना में जवान थे। दादा की बहादुरी के किस्सों ने उन्हें पुलिस सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वे जिम्नास्टिक टीम की 4 बार चैंपियन रही। चंडीगढ़ के सिविल अस्पताल में डॉक्टर की सेवाएं देते हुए उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जारी रखी और साल 1990 में पहले ही प्रयास में बन गई डीएसपी और प्रमोट होकर आईजी रैंक तक पहुंच गई। साल 2012 में भारतीय पुलिस सेवा में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर राजश्री सिंह को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। जीवन के अनुभवों पर आधारित अदखिली धूप के नाम से उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैम, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं स्मृतियों के उस दौर में, जब एक 16-17 साल की राजश्री थी और जो जिम्नास्टर की चैम्पियन रही, तो परिवार में ऐसा माहौल था या फिर कुछ ऐसा आपने सोचा हुआ था कि अब यूनिफॉर्म वाली जॉब में जाना है? नहीं, देखिए, मेरे दादाजी ब्रिटिशर्स आर्मी में थे, मेरे नाना जी ब्रिटिशर्स आर्मी में थे, और मेरे परिवार में मेरे फादर को छोड़ के और मेरे एक चाचा जी, उनको छोड़ के बाकी सब लोग जो मामा और चाचा, वो सारे फ़ौज में थे। तो वर्दी की लालसा एक हमेशा से ही बचपन से ही रही है कि वर्दी वाली जॉब की जाए। तो पहले मैं आर्मी में जाना चाहती थी, लेकिन आर्मी में क्योंकि उस वक्त लड़कियां नहीं जाती थी और तो मैं इधर पुलिस में आ गई, और उसके बाद आर्मी का पहला बैच आया। तब तक मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर चुकी थी और पहली पोस्टिंग में थी। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा और बचपन बहुत अच्छा रहा। हमारा पढ़ा लिखा परिवार है और हमारी दादी जो है वो भी मेंबर पंचायत रही हैं जी, और तो प्रोग्रेसिव फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी। संयुक्त परिवार में आप रहे सबके बीच में। हाँ जी मैम, वक्त आज बदला है तो लोगों का नज़रिया भी बदला है, लेकिन फिर भी आज भी लड़कियों को ना अपनी मर्ज़ी से कोई फील्ड चुनने में या स्पोर्ट्स को अपना कैरियर चुनने में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन आप उस समय भी स्पोर्ट्स की चैम्पियन रही, तो कोई परिवार में कौन थे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेरित किया और आपका साथ दिया? मेरे दादाजी, मेरे पिताजी दोनों ही बहुत बड़ी प्रेरणा थे, और मेरी बड़ी सिस्टर वो हमारे 52 गांव हैं, उनमें सबसे पहली लड़की एमए थी। तब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, बहुत जल्दी शादी कर देते थे, लेकिन मेरी सिस्टर ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मेरे एरिया में मैं इस रैंक तक पहुंचने वाली पहली ऑफिसर हूँ पुलिस में। तो हमारे घर में बहुत खुला वातावरण था, और क्योंकि हम बहनें थी तो फादर ने हमेशा हमें लड़कों की तरह ही समझा, और
कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसी हमारे ऊपर थी नहीं पढ़ने लिखने में, या मतलब अपने विचारों को हम बिल्कुल आज़ादी से प्रकट कर सकते थे। हमने आपस में बहुत अच्छे से कंसल्ट करके सारी चीज़ों को करते थे, और पेरेंट्स भी हर चीज़ को तवज्जो देते थे कि भाई इनका मानना क्या है बच्चों का, और बड़ा खुला वातावरण था, हमें पूरी आज़ादी मिली है। जी मैम, माता पिता का तो पूरा सहयोग होता ही है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई और ऐसा व्यक्ति कृष्ण की तरह हमारे जीवन में कोई सारथी के रूप में होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें आगे बढ़ाने में। तो कोई और है ऐसे आपके जीवन में जिन्होंने आपको प्रेरित किया? देखिए, प्रेरणा तो आदमी कहीं से भी ले सकता है जी। और जैसे कि बचपन से लेके और बड़े होने तक हर जगह ही तो प्रेरणा कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में पहले आ गई थी और शादी बाद में हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे इन लॉज ने दिया, मेरे पेरेंट्स ने दिया, हर तरफ से मतलब साथ मिला है। कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे ही एक सफल लेडी के पीछे भी एक सफलता दिलवाने वाला आदमी ही होता है, उसकी बैकबोन। तो कहीं ना कहीं मैं इन सबको क्रेडिट देती हूँ, और हिम्मत भी देते हैं, सांत्वना भी देते हैं जब ज़रूरत होती है तो। और कई बार होता है कि भी घर के कामकाज में उतना आप नहीं सहयोग दे सकते हैं, तो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं वो। मैम, माँ का ना सबसे खूबसूरत रिश्ता जो वो अपने बच्चे से होता है, और बच्चे के लिए भी अपनी माँ से बढ़कर कुछ होता नहीं है, उससे ख़ास कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको आपका ऑफिस जो वर्किंग इस तरह का है कि आपको बीच में भी कई बार आना पड़ता होगा, तो कोई ऐसा, क्योंकि हम बड़ों को तो घर में समझा देते हैं कि हमारा ड्यूटी टाइम है, हमें जाना है या अर्जेंसी है, लेकिन छोटे से उस मासूम बच्चे को हम नहीं समझा सकते। तो क्योंकि चाहे आप आई जी हैं, लेकिन है तो उसमें एक माँ ही ना। तो आपको कभी कोई ऐसा क्षण भावुक कर गया हो, छोटे से बच्चे को छोड़ के आते हुए कोई आपको याद आता हो? नहीं, ऐसे तो बच्चे क्या कहते हैं कि पुलिस वालों के बच्चे वैसे समझदार हो जाते हैं। हो जाते हैं। लेकिन मैं जब बच्चे छोटे थे तो मेरी पोस्टिंग कालका में थी, और जैसे 11 से 4 बजे तक पेट्रोलिंग होती है, तो मेरे दोनों बेटे जो हैं वो जिस दिन पेट्रोलिंग होती थी पता नहीं क्या समझ में आता था उनको, तो मैं सुलाने की कोशिश करती थी जल्दी सो जाएं, तो वो जागते थे कि आज मम्मा ज़रूर पेट्रोलिंग पे जा रही होगी। तो वो बिल्कुल साथ बैठ के जाते थे कंबल में लिपट के, और सर्दियों में इतनी डेंस फोग होती थी, तो लेकिन फिर भी वो मेरे साथ जाते थे और 4 बजे तक ही मेरे साथ पेट्रोलिंग करते थे। तो पुलिस वालों के बच्चों को आदत होती है रात को जागने की, तो उन्होंने मेरे साथ ही ड्यूटी की है। क्या बात है मैम। ये जो बंदूक चलाने वाले जो मजबूत हाथ हैं, ये बड़े खूबसूरत जो हैं, लिखते भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस मजबूत जो दिखने वाली या दबंग कही जाने वाली महिला में बहुत सॉफ्ट हार्ट भी है। जी। हमेशा कहा जाता है कि वो डिसीज़न सबसे अच्छा होता है जो मन और बुद्धि दोनों के साथ कॉम्बिनेशन से लिया जाए। आपका मन आपको कभी झूठ नहीं बोलता है, और आपका दिमाग जो है, अगर आपका स्वस्थ दिमाग है तो वो आपको सही बात, सही डायरेक्शन देता है। तो मन और बुद्धि दोनों के विवेक से आप सही डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत बढ़िया मैम। मैम, एक जैसे कोई महिला पढ़ती है या आगे बढ़ती है तो उसको बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं जब उनको आगे बढ़ना होता है तो उनको पीछे धकेलने के लिए भी काफ़ी लोग हो जाते हैं, या उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी, या एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि महिला होने के कारण कुछ आपको मुश्किलें ज़्यादा आई हों पुरुषों के मुकाबले? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बाकी ये है कि परिवार और प्रोफेशन, फैमिली एंड प्रोफेशन, इन दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आप बिल्कुल 100% आप अगर अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं तो 100% आपको अपना फैमिली में भी देना पड़ता है, और 100% कभी होता नहीं है।
तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, कभी परिवार में, कभी प्रोफेशन में। तो वो तालमेल बना के चलने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है, तो आगे भी नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका सोशल कनेक्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। कोविड की एक वीडियो जो है, रील जो हमने भी देखी, वो हमें भी भावुक कर गई कि आपकी टीम एक बुजुर्ग के घर जाती है और उसके लिए केक कट करती है। मतलब हम पुलिस से ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ ठीक है, बदमाशों के साथ उन्होंने जो करना है, लेकिन हाँ ये जो था, ये कैसे मन में आया कि ऐसा भी किया जाए? एक्चुअली क्या है कि हम जो पुलिस वाले हैं किसी और प्लेनेट से तो है नहीं जी। है, तो हम भी इसी सोसाइटी से, और हमारे भी घर परिवार हैं और हमारा भी मन है। तो मतलब दिल और दिमाग जिसके पास होगा वो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा कि भाई प्रोफेशनली हम चाहे अपने आप को उतना भावुक नहीं दिखा सकते, लेकिन अंदर से मन तो वही है, और इंसान इंसान के काम आता है। तो वो कोरोना के टाइम पे ऐसा माहौल था कि हर जगह आपको मौत ही नज़र आती थी। फर्स्ट जो वेव थी उसमें बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए थे, और उस वक्त जो है, जो सांत्वना जो पुलिस ने दी, जो काम किए, जो घर घर जाके दवाइयाँ दी, खाना दिया, तो उससे एक ह्यूमैनिटेरियन टच लोगों ने पहचाना कि पुलिस में है, ये भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। बिल्कुल। और उससे पुलिस की छवि भी बदली है। एक जो ब्रिटिशर्स के टाइम की छवि थी कि पुलिस जो है मारती है, पीटती है, एट्रॉसिटीज़ करती है, निर्दयी है, किसी की सुनती नहीं है, वो चीज़ें बदली हैं। और अभी बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है बहुत अच्छा माहौल है पुलिस का। टेक्निकली भी बहुत साउंड है, और प्रॉब्लम्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं और लोगों के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि जब हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो पब्लिक से कनेक्ट होना हमारा बहुत ज़रूरी है, और हमें पता होना चाहिए कि धरातल पे एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। आधी बीमारी तो बात करने से ही दूर हो जाती है। हम किसी के साथ जो है अगर बात करके और उसको सांत्वना दे सकते हैं तो ज़रूर दे देनी चाहिए, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं, काम तो करना ही है जी। उसी के लिए हमें पे किया जाता है, लेकिन हम इंसान भी हैं, और वो अपना टच हमें कभी नहीं खोना चाहिए। जी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैम, आज भी जो आम लोग हैं वो पुलिस से थोड़ा डरते ही हैं। जो एक शरीफ व्यक्ति है ना, उसको ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है या कुछ किया जा रहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो पुलिस को दोस्त माने और जो बुरे लोग हैं वो डरें? देखिए, हम अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पुलिसिंग का, वो कम्युनिटी पुलिसिंग है, और कम्युनिटी पुलिसिंग में हम लोगों के साथ तालमेल के साथ काम करते हैं। हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि हम जो है अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि लोगों के लिए हम काम करते हैं, और उनको ट्रांसपेरेंसी से ज़्यादा समझ आएगा, वो हमें कोऑपरेट भी करेंगे। तो इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हरियाणा पुलिस ने अपनाया हुआ है, और धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। मैम, आपने रोड सेफ्टी पर लोगों को काफ़ी अवेयर किया, इसके पीछे कोई ख़ास मकसद था? क्योंकि आपने काफ़ी काम किया इस पर, लोगों को काफ़ी अवेयर किया, हमने काफ़ी देखा। तो कोई ख़ास मकसद या कोई प्रेरणा थी मैम? नहीं, प्रेरणा थी, मेरी एक फ्रेंड है और हम लोग काफ़ी साल इकट्ठे पढ़े हैं। तो मैं इस प्रोफेशन में आई तो अचानक मैंने उनके घर फ़ोन किया, मुझे पता चला कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मेरी ज़िंदगी का एम बन गया कि चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में ज़रूर बताऊंगी, और वही अवेयरनेस मैं आज भी कर देती हूँ। और काफ़ी वीडियोस भी आपने देखे होंगे, आपने मेरी पोस्ट भी देखी होंगी। चाहे मैं ट्रैफिक में हूँ या नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है ट्रैफिक के लिए काम करना और लोगों को प्रेरित करना कि ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करें, ताकि कोई भी जान नहीं जाए रोड पे।
मेरा एक स्लोगन है, खून की ज़रूरत देश को है, सड़क को नहीं। तो क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ लाइफ है। अगर किसी का खून सड़क पे बह रहा है और कोई अगर किसी की डेथ हो गई है तो ये वेस्टेज है एक लाइफ की। बीइंग आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, मैं ये सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो सीमा पे जाके लड़ा जाए, वहाँ पे शहीद हो जाए कोई, वो ज़्यादा अच्छा है सड़क पे मरने की बजाय। तो देश के लिए कुछ करके मरे। बिल्कुल मैम, आपका हमने व्यक्तित्व के कई पहलू देखे। आप एक स्पोर्ट्समैन भी रही, एक समाज सेवा भी करती हैं, आप एक बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं। उसके साथ साथ एक हमने आपके व्यक्तित्व का एक आध्यात्मिक पहलू देखा जब आप कुरुक्षेत्र आई और अपने साथ कान्हा जी को लाई। उनसे कैसे प्रेम हुआ आपको? मैं बचपन से भगवान कृष्ण की पूजा करती हूँ जी। और अब तो 16 माला भी बहुत सालों से कर रही हूँ। तो कृष्ण के साथ तो पता नहीं कौन से जन्म का वो है, कह नहीं सकती, लेकिन मैं बचपन से ही पूजा करती आ रही हूँ उनकी। बहुत छोटी थी तब, मुझे पता भी नहीं था कुछ, तो तब भी मैं उनको एक फ़ोटो लेके मैं घूमती थी सारा दिन अपने साथ। शादी के बाद अक्सर यही होता है कि महिलाओं या जो लड़कियां हैं उनको कि अब जो है ना, अब शादी हो गई, अब जो है अपना फ्यूचर जो है साइड में रखो। क्योंकि पहले जो है शादी से पहले आपकी जो लाइफ है आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ और लोग ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो लेकिन आपने शादी के बाद काफ़ी जो है महिलाओं को प्रेरित किया कि नहीं, उसके बाद भी किया जा सकता है, बच्चों के साथ भी। तो आप उन महिलाएं जो एस्पिरेंट्स हैं, करना चाहती हैं, उन्हें कोई संदेश दीजिए। देखिए, रास्ता तो बहुत मुश्किल है, बैलेंस बनाना भी आपका अपना ही काम है, और इसमें कुछ बहुत सारे पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। जैसे मेरे बच्चे अब मुझे कल ही कह रहे थे कि हम तो बचपन से आपकी वेट करते आ रहे हैं। तो लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादती होगी कि बच्चों का इतना ध्यान नहीं रख पाए। अब तो वो बड़े हो गए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि माँ होती है और माँ को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और ज़िंदगी में अगर घर वालों का सहारा हो तो और अच्छी बात है, वरना सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहिए आप, कि ये पर्सनल सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं। मुश्किलें तो आती हैं। अगर आपने पढ़ लिख के ये बीड़ा उठाया है कि आपने यूनिफॉर्म सर्विसेज चुनी हैं और आपने देश सेवा को चुना है, तो मेरे ख्याल से पर्सनल सेक्रीफाइसेस के लिए घबराना नहीं चाहिए। जी मैम, वैसे नियति अपना रास्ता खुद चुनती है जी। लेकिन डॉक्टर से आईपीएस की तरफ आपका जाना, क्या उद्देश्य था? देश सेवा करनी थी ये रास्ता, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा था आपका, आप डॉक्टर थी। उसके बाद आईपीएस का कैसे आपने रास्ता चुना? मैं इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि दोनों ही तरह से हम समाज को ट्रीट करते हैं। जी, है ना, उनका मतलब वहाँ इंजेक्शन लगा के इलाज होता है, यहाँ दूसरी तरह से इलाज होता है। तो जो लोग बीमार हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, बात तो एक ही है। यहाँ पे भी 24/7 ड्यूटी है, वहाँ पे भी 24/7 ड्यूटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक यूनिफॉर्म के लिए जो अंदर से जो इच्छा थी, उसने प्रेरित किया कि मुझे इधर जाना चाहिए। तो यही मकसद था कि भाई किसी भी तरह से मैक्सिमम लोगों की हेल्प करूं। और डॉक्टर्स के पास तो कुछ चुनिंदा लोग आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ आप वास्ट सर्विस कर सकते हाँ हैं। मैम, साइबर क्राइम और रोड सेफ्टी को लेकर और क्या फ्यूचर में प्लान है आपके? देखिए, साइबर क्राइम तो काफ़ी टेक्निकल विषय है, सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है, इसमें अभी अल्टीमेट पे हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं जो इसमें मास्टर भी हैं। तो मेरा तो रोड सेफ्टी ही ज़्यादा अच्छा विषय मैं मानती हूँ, क्योंकि उससे आप अगर एक आदमी की ज़िंदगी बचाते हैं तो कम से कम 3 परिवार बचते हैं। एक लड़के का खुद का परिवार, एक जो उसके साथ मैरिड है उस लेडी का परिवार, और एक खुद का परिवार। तो 3 परिवार के ऊपर आप इफ़ेक्ट आने से, बुरा प्रभाव आने से बचाते हैं। तो मेरे ख्याल से रोड सेफ्टी जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू है,
और हमारे यहाँ हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे पुराने आंकड़े तो उसमें 5,500 से 6,000 तक लोग हर साल मरते हैं। इतने किसी भी आईपीसी के क्राइम में नहीं मरते हैं लोग। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें आप ये लगा लीजिए कि 15-20 हज़ार परिवार जो हैं वो कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। तो मैम इंफ्रास्ट्रक्चर कम है कि इतना ये रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या कारण इससे है? कई चीज़ें हैं। कई बार मैकेनिकल एरर होता है, गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया। जी। कई बार आप ऑड आवर्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको नींद आ जाती है, तो ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, वेदर प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये तो एक शोध का विषय है कि भाई किस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो हमें पता भी है, ओवर स्पीडिंग से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये आपको मैं बता दूं। और 15 से 35 साल के लोग जो है वो ज़्यादा मरते हैं, जो ब्रेड अर्निंग है। सबसे ज़्यादा अहम जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो 15 से 35 साल के लोग ही उसमें ज़्यादा जाते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बार बार समझाने के बावजूद हम गलतियां करते हैं। और जब भी आपको कोई लंबे सफ़र पे जाना हो, आप अपनी गाड़ी का चेकअप ज़रूर करवा लें कि मैकेनिकल कोई फॉल्ट तो नहीं है उसमें। बाकी तो सब किस्मत की बात होती है। जी मैम, बिल्कुल। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, तो आप हमारे एस्पिरेंट्स को कोई मूल मंत्र बता दीजिए कि वो किस तरह तैयारी करें, देखो, क्या स्ट्रेटजी? हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क जो है वो तो करना ही है। उससे आप अगर मुंह छुपाएंगे तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कहीं भी थोड़ा सा भी चोरी की अपने उससे पैशन से, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। आपको 100% जो है आपको अपना देना है और उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। जी, ऐसा मेरा मानना है। मैम, क्योंकि आप यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ा माहौल तो नेगेटिव रहता ही है, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिन लोगों से आपको टैकल करना होता है। तो आप खुद को मेंटली इतना फिट और फिज़िकली कैसे फिट रखते हैं? आपके चेहरे पर भी हमने बड़ी एक कूलनेस देखी, तो इसका कोई हमें मूल मंत्र बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैंने तो ये सीखा है कि गुस्से से और धैर्य खोने से बात बनती नहीं है। आपको धैर्य और शीतल रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे डिसीज़न को लेने के लिए। आप उसके लिए प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई एक अपना हॉबी रख सकते हैं, कोई खेलने का, बैडमिंटन है या कुछ भी है, तो आउटडोर गेम्स रख सकते हैं, जिम कर सकते हैं। तो मैं कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ कई चीज़ों का, जब जो मेरा जैसे दिल करे वैसे कर लेती हूँ। प्राणायाम मैं करती हूँ मॉर्निंग में, बाकी मेरा जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से जिम भी कर लेती हूँ, पर रेगुलर नहीं हो पाता है। जी मैम, जिम रेगुलर नहीं हो नहीं पाता हो है। पाता। मैम, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों ने भी बहुत प्रेरणा ली होगी। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।